हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम समास को जानेंगे। समस्त पद समास विग्रह क्या है उसे जानेंगे और समास को किस तरह विग्रह किया जाए इसे सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं समास को। समास समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए यौगिक शब्द बनते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात समास दो या दो से अधिक शब्दों को एक करने की प्रक्रिया है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं, घोड़े पर सवार घुड़सवार। तो यहाँ घुड़सवार जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है घोड़ा, घोड़े, और दूसरा है सवार, और यह बना घुड़सवार। और जब हम इस घुड़सवार शब्द को अलग करेंगे या फिर विग्रह करेंगे तो यह होगा घोड़े पर सवार। वैसे ही एक और शब्द देख लेते हैं, शिव प्लस आलय, शिवालय। यह शिव और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है शिवालय, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तब यह होगा शिव का आलय, अर्थात शिव का घर। वैसे ही और एक उदाहरण है राजकन्या। तो यह एक समास है, हम इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा राजा की कन्या। तो यह है समास जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जो है जुड़कर एक बन जाते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। और जब हम इसको अलग करेंगे, इसे तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो यह कहलाएगा समास विग्रह। जैसे घुड़सवार का घोड़े पर सवार, शिवालय का शिव का आलय, और राजकन्या का राज की कन्या। इसे हम आगे और अच्छी तरह से जानेंगे। इस प्रकार से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। जैसे भूमिपुत्र शब्द में पूर्व पद भूमि तथा उत्तर पद पुत्र है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो शब्दों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है समास तो है ही, साथ ही इसे समस्त पद भी कहते हैं। और ये जो दो शब्द हैं इसमें जो पहला शब्द होता है, जैसे यहाँ भूमिपुत्र, दो शब्द हैं, पहला है भूमि, उसके बाद है पुत्र। तो जो पहला जो शब्द है वो कहलाएगा पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है वो कहलाएगा उत्तर पद। जैसे भूमिपुत्र में भूमि है पूर्व पद और पुत्र है उत्तर पद। समस्त पद या सामासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियों, अन्य शब्दों या योजक आदि अवयव शब्दों का लोप हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम समस्त शब्द बनाए, समस्त पद बनाए, तो दो शब्दों के बीच अगर कोई योजक शब्द है तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर उसके बीच कोई प्रसर्ग भी है तो वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बीच में बस वो दोनों शब्द ही एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि भूमि का पुत्र में आप देख सकते हैं भूमि का पुत्र, तो यहाँ जो का जो प्रसर्ग है ये हट जाएगा जब हम समस्त पद या सामासिक शब्द बनाएंगे। दो शब्दों का जब हम जोड़ेंगे तो उसके बीच ना कोई विभक्ति चिन्ह आएगा, ना ही विभक्ति शब्द आएंगे, ना ही कोई योजक शब्द आएंगे। अगला है समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं या योजक चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। तो समस्त पद जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो शब्दों को एक साथ जोड़कर भी लिखा जा सकता है। जैसे भूमि पुत्र, दोनों को जोड़ दिया, समस्त पद बन गया भूमिपुत्र। और या फिर कभी कभी क्या होता है कि समस्त पद बनाते समय दो शब्दों के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण देख लीजिए, राजा रंक, तो इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक योजक चिन्ह लगा दिया। वैसे ही भला बुरा, इसे हम एक साथ नहीं लिखेंगे, भला बुरा नहीं लिखेंगे, हम इसके बीच क्या कर देंगे, एक योजक चिन्ह लगा देंगे, और यह भी समस्त पद इस तरह से भी बनाया जाता है। अगला है समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम किसी सामासिक शब्द या फिर समस्त पद को तोड़ेंगे, अलग करेंगे, उसका विग्रह करेंगे तो यह कहलाएगा सामासिक समास विग्रह। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक है चंद्रमुख। तो चंद्रमुख को अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। वैसे यहाँ पर भूमिपुत्र था, भूमि का पुत्र। ठीक है, जैसे यहाँ राजा रंक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, विग्रह करेंगे तो ये होगा राजा और रंक। भला बुरा का भला और बुरा। तो इस तरह से हम समास का विग्रह करते हैं। तो फिर से बता दूं कि दो शब्दों को जोड़ना ये समास है। इस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और उन सामासिक शब्द को अलग करना, उस समास को अलग करना होगा क्या, समास विग्रह।
तो यह हमने सामान्य तौर पर जाना समास को। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले भेद। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे और हमारी अगली वीडियो में हम बाकी बचे 3 समास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास का पहला भेद, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो सबसे पहले बात तो अव्यय क्या है हम ये समझ लें। अगर ये समझ जाएंगे तो हम इस समास को आसानी से पहचान सकेंगे। अव्यय का अर्थ ही होता है जिसका व्यय ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो जो अव्ययी भाव समास के जो शब्द होंगे उसका जो पहला पद होगा वो मूलतः मुख्य रूप से अव्ययी होगा, मतलब उसे हम तोड़ नहीं सकेंगे। तो जब भी हमें अव्ययी भाव समास के शब्दों को पहचानना होगा तो हमें देखना होगा कि उसका जो पूर्व पद है, जो पहला जो शब्द है, क्या वो अव्यय तो नहीं है। अगर अव्यय है तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, वो शब्द अव्ययी भाव समास का होगा। तो मुख्य रूप से वैसे तो कई सारे शब्द हैं, अव्यय के अव्यय शब्द कई सारे होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे वो है आ, भर, नी, यथा, प्रति, बे, बा, ब आदि। ठीक है, तो आपको ये जो अव्यय शब्द है आप इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई सारे शब्दों में आपको अव्यय शब्दों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये है पहला नियम कि आपको अगर अव्यय भाव समास के शब्दों को पहचानना है तो आपको देखना होगा कि उस शब्द में क्या ये अव्यय लगे हैं। अगला नियम है हिंदी में पहला शब्द बहुधा संज्ञा होता है, जैसे घर घर, हाथों हाथ, पल पल आदि। तो अव्ययी भाव समास में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका पहला शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा। लेकिन आपको एक आसान तरीका मैं बता दूं कि जब भी आपको कोई ऐसा शब्द दिखे जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे घर घर, हाथों हाथ, पल पल, देखिए शब्द रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये भी आप क्या है, अव्ययी भाव समास के शब्द, इसको मान लीजिए। ठीक है, तो पहला नियम है कि पूर्व पद में हो सकता है कि वो अव्यय कोई हो, अव्यय शब्द हो। और दूसरे नियम के अनुसार ये भी है कि अगर वो अव्यय ना भी हो लेकिन एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास का शब्द है। चलिए अब कुछ अव्ययी भाव के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है समस्त पद यथा मति, और इसका जब विग्रह करेंगे तो यह होगा मति के अनुसार। वैसे अगला है प्रतिदिन, और इसका विग्रह करेंगे तो होगा ये प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यथा, यथा क्या है, एक अव्यय है, और मति शब्द ये दोनों से मिलकर बना है यथामति, और इसका विग्रह करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो यह होगा मति के अनुसार। उसी तरह से अगला शब्द है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, आजीवन, आ ये होगा जीवन तक, भरपेट, पेट भरकर, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, प्रतिवर्ष, प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष, एकाएक, देखिए एक एक है कि नहीं, एक साथ आ रहा है तो ये एकाएक का अर्थ होता है। अचानक, इसका विग्रह होगा अचानक। हाथों हाथ, देखिए रिपीट हो रहा है शब्द, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, इसका विग्रह होगा। निडर, नी अव्यय है तो निडर का अर्थ है या फिर निडर का विग्रह है। बिना डर के, यथासंभव, जितना संभव हो सके, आमरण, मरण तक, रातों रात, यहाँ भी रिपीट हो रहा है तो रात ही रात में, यथाविधि अव्यय शब्द हैं तो विधि के अनुसार, और गली गली, फिर से यहाँ शब्द क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो ये भी अव्यय के शब्द हैं, अव्ययी भाव समास के शब्द हैं, और इसका विग्रह होगा प्रत्येक गली। तो ये समझा हमने अव्ययी भाव समास को। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पहला शब्द संज्ञा अथवा विशेषण हो, ध्यान दीजिए पहला शब्द क्या है, संज्ञा अथवा विशेषण हो सकता है, और दूसरा पद जो है प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद जो है वो मुख्य होता है, मतलब उस पर ही बात टिकी होती है, तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। और एक खास बात तत्पुरुष समास की यह है कि जब भी आप किसी तत्पुरुष समास के शब्द को तोड़ेंगे या विग्रह करेंगे तो उसमें कोई ना कोई परसर्ग अर्थात कारक के चिन्ह जरूर
मौजूद होंगे। तो आप उन कारक के चिन्हों को देखकर भी आप पहचान पाओगे कि यह क्या है, तत्पुरुष समास का शब्द है। और बाकी जो नियम कहता है कि पहला शब्द संज्ञा या विशेषण होना चाहिए और जो उसका दूसरा पद है वो प्रधान होना चाहिए, मूल होना चाहिए। तो तत्पुरुष समास के भी कुल 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर आपने कारक को पढ़ा है तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये कारक के जो चिन्ह हैं, कारक के जो भेद हैं उनमें से ही है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारण, ठीक है। और इन सभी कारकों का अपना अपना चिन्ह है। अगर आपने कारक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर इन भेदों को समझने का एक आसान तरीका यह है कि जब भी आप जिस भी तत्पुरुष समास के शब्द को तोड़ेंगे और उसके अर्थ को सामने लाने के लिए इनमें से अगर किसी भी कारक चिन्ह की सहायता लेनी पड़े तो वह क्या होगा, उसी भेद का शब्द कहलाएगा। इसे हम अभी और अच्छी तरह से जानेंगे। हम अभी एक एक भेद को देखेंगे। पहला तत्पुरुष समास का भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, यह आप जानते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय परसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे एक समस्त पद देख लीजिए, शरणागत। हमें नहीं पता कि ये कौन सा शब्द है, अब हम इसका विग्रह करेंगे। शरण को आगत, तो यहाँ पर को है, हम समझ गए कि क्या है, ये एक तत्पुरुष समास है। साथ ही जैसे संज्ञा या विशेषण कहा गया था वो भी यहाँ दिख जाता है हमें। तो शरण को आगत जिसका समस्त पद होगा शरणागत, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे ही मृत्युंजय शब्द, मृत्यु को जय करने वाला, को आया, तो यह कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे ही अगला है स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा स्वर्ग को प्राप्त, को आया है तो ये क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। वैसे ही परलोक गमन, परलोक को गमन, तो को आया है, तो क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को है और को आया है तो यह शब्द भी क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो आपको प्रत्येक जो कारक हैं उसके चिन्हों को पहचानना होगा। आप प्रत्येक कारक के चिन्हों को जानते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि जब भी आप किसी तत्पुरुष समास के शब्द को विग्रह कर रहे हैं और वहाँ पर उस मूल विशेष जो कारक है उसका चिन्ह आ रहा है तो आप आसानी से उसे उस कारक के अंतर्गत रख सकते हैं। आप उस कारक के उस समास के भेद को जान सकते हैं। अगला है करण तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है, करण कारक का परसर्ग से होता है, कर्ता ने करण से के द्वारा, ठीक है। तो इसका चिन्ह जो है करण का वो है से या के द्वारा। तो इस समास में यह दोनों परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। तो जब भी हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो शब्द होगा उसको हम जब विग्रह करेंगे तो हो सकता है अगर से आए या फिर के द्वारा आए तो हम ये जान लेंगे कि ये क्या है, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, करण तत्पुरुष समास का शब्द होगा। जैसे भूख मरा, अब इसका विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भूख से मरा हुआ, तो से आया है तो ये क्या होगा, करण तत्पुरुष समास। वैसे ही अगला है रेखांकित, तो रेखांकित को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रेखा से अंकित, तो से आया तो क्या है ये, करण से, यानी कि करण तत्पुरुष समास है। वैसे ही भयाकुल, भय से आकुल, तो से आया है तो ये करण तत्पुरुष समास। वैसे ही स्वरचित, अपने द्वारा रचित, तो के द्वारा भी करण तत्पुरुष समास का करण कारक का चिन्ह है तो यह आएगा करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अगला है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो जब भी हम अगर विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे और इसमें अगर के लिए आया तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो ये क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए। हाथ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो संप्रदान। वैसे ही देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है अपदान तत्पुरुष समास, और अपदान कारक का जो चिन्ह है वो है से। तो जिस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाए वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, पद दलित, पद से दलित, शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। तो यहाँ पर से है तो इसका अर्थ है कि यह क्या है,
अपादान तत्पुरुष समास है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। फिर से वही बात कि संबंध जो कारक है उसका परसर्ग होगा यहाँ पर विग्रह करते वक्त, जो कि है का के की, जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, पराधीन, पर के अधीन, जीवन साथी, जीवन का साथी, और सिर दर्द, सिर का दर्द। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अधिकरण कारक के परसर्गों में पर का लोप हो जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है दानवीर, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दान में वीर, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी, और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यह हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, और हमने जाना कि तत्पुरुष समास के शब्दों को पहचानने के लिए आपको जो पूर्व पद है देखना होगा कि वह संज्ञा या विशेषण है या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि उसका उत्तर पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है। साथ ही जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई कारक चिन्ह उसमें अवश्य होगा, और इसी कारक चिन्ह को देखकर हम इसके भेदों को भी समझ सकते हैं कि यह किस भेद के अंतर्गत है। अगला भेद है कर्मधारय समास। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हुआ, विशेषण, और राम क्या हुआ, विशेष्य। ठीक है, उसी तरह से उपमेय उपमान का संबंध। अब इसमें उपमेय क्या है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, और उपमान क्या है, जिसके साथ उसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यह है उपमेय उपमान। इसे मैं आपको और इस तरह से बताऊं तो जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाता है वो होता है उपमेय, और जिसके साथ वर्णन किया जाता है वो होगा उपमान। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर जो है मुख जो है वो किसके जैसा है, चांद सा सुंदर है, तो मुख होगा उपमेय। ठीक है, और किसके साथ इसका संबंध स्थापित किया जा रहा है, चांद सा, चांद जैसा, तो यह होगा उपमान। ठीक है, तो जिसके बारे में बताया जाए वो होगा उपमेय, और जिसके साथ उसे जोड़ा जाए वो क्या होगा, उपमान। तो ऐसे संबंध भी आपको देखने को मिलेंगे कर्मधारय समास के शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है महात्मा। तो महान है जो आत्मा, तो आत्मा कैसी है, आत्मा महान है। ठीक है, तो आत्मा को महान बताया गया है, इसलिए ये शब्द है महात्मा, और इसका विग्रह है महान है जो आत्मा। ठीक है, आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। वैसे अगला है पीतांबर, पीला है जो अंबर। ठीक है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगला है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, के समान, उपमेय उपमान का जो संबंध है वो। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। विद्याधन, धन के समान विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो रहा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महादेव, महान है जो देव, विशेषता बताई जा रही है। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र, विशेषता बताई जा रही है। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। कनकलता, कनक के समान लता। तो अगर आप इसको और अच्छी तरह से ध्यान से देखें तो आप ये देख रहे हैं जो समान, समान, या फिर जो ये इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार इसके विग्रह में आते रहेंगे, तो आप इन्हें देखकर भी इसे पहचान सकते हैं। महान है जो आत्मा, पीला है जो अंबर, मृग के समान लोचन, घन के समान श्याम। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। लेकिन मूल बात जो है कि इसमें यह तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा और उपमेय उपमान का संबंध होगा। ठीक है, और इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा, उसके बारे में बताया जा रहा होगा। ये है कर्मधारय समास। तो इस वीडियो में हमने समास के इन 3 भेदों को देखा, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। हम अपने अगले वीडियो में समास के बाकी जो भेद बचे हैं उन्हें देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।